अमेरिका एक ऐसा देश जो दुनिया का 60% वेल्थ कंट्रोल करता है, जिसके पास 750 प्लस मिलिट्री बेसेस हैं 70 कंट्रीज में, और जिसका डॉलर हर ग्लोबल ट्रांजैक्शन का किंग है। हॉलीवुड से सिलिकॉन वैली, पेंटागन से नासा, दुनिया का हर सपना यहाँ शेप होता है। लेकिन ये सुपर पावर की कहानी शुरू कहाँ से हुई? 13 छोटी कॉलोनीज से जो ब्रिटिश एम्पायर के सामने खड़ी हुई और दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनी। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, ये स्ट्रैटेजी, एम्बिशन और एक अनस्टॉपेबल विजन का नतीजा है। रेडी टू नो अमेरिका के सुपर पावर बनने का राज? सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी फ्रॉम स्क्रैच टू सुपर पावर। आजादी का सफर। हाउ यूएसए गॉट इंडिपेंडेंस। 1776 में 13 ब्रिटिश कॉलोनीज ने एक ऐसा काम किया जो उस समय इम्पॉसिबल लगता था। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर ग्रेट ब्रिटेन को चैलेंज किया। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के स्लोगन के साथ इन्होंने रिवोल्ट किया, और रिवॉल्यूशनरी वॉर के बाद 1783 में अमेरिका ने जीत हासिल की। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक आइडिया था कि लोग अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में लिखा गया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एक मास्टर स्ट्रोक था। चेक्स एंड बैलेंसेस, फेडरलिज्म, इंडिविजुअल राइट्स, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, ये एक ब्लूप्रिंट था फॉर अ पावरफुल स्टेबल स्टेट। जब यूरोप मोनार्की और डिक्टेटरशिप में उलझा था, अमेरिका एक रिपब्लिक बन चुका था। ज्योग्राफी। अमेरिका की ज्योग्राफी भी उसके सक्सेस का सीक्रेट वेपन थी। नॉर्थ में कनाडा, साउथ में मैक्सिको, दोनों फ्रेंडली नेबर्स। ईस्ट और वेस्ट में ओशंस जो उसको प्रोटेक्टेड रखते थे, प्लस फर्टाइल लैंड्स, रिवर्स, कोल, ऑयल, गोल्ड, जितना चाहिए सब अवेलेबल था। जब दुनिया इन्वेड होने का डर देख रही थी, अमेरिका सेफ जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा था। अब देखते हैं अमेरिका के टेरिटोरियल एक्सपेंशन का राज। 13 कॉलोनी से 50 स्टेट में कैसे कन्वर्ट हुआ अमेरिका। 1803 में लुइजियाना परचेज, फिर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, मैक्सिको से लड़ाई, अलास्का खरीदना और हवाई को एनेक्स करना। अमेरिका ने हर तरफ से अपना साइज बढ़ाया और हर नए स्टेट के साथ नए रिसोर्सेज, नए मार्केट्स और नई पावर मिली। 19th सेंचुरी का अमेरिका एक कंस्ट्रक्शन साइट था। रेल रोड्स ने पूरा कॉन्टिनेंट जोड़ दिया, टेलीग्राफ ने कम्युनिकेशन बदल दिया। फिर आई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। स्टील, कोल, ऑयल इंडस्ट्रीज ने इकोनॉमी को रॉकेट की तरह ऊपर उठाया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1900 तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर था। एंड्रयू कार्नेज और जॉन डी रॉकफेलर जैसे लोग अमेरिका के अंबानी अडानी थे। वहां देश में अंबानी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, वो पूरी इकोनॉमी के किंग मेकर हुआ करते थे। अब देखिए इमिग्रेशन का असर अमेरिका के ऊपर में कैसे पड़ता है। यूरोप, एशिया और बाकी दुनिया से लोग अमेरिका आ रहे थे सपना लेके, काम करने के लिए। ये इमिग्रेंट्स ने सस्ती लेबर दी और इनोवेशन लाया। हर फैक्ट्री में, हर रेलवे लाइन में एक इमिग्रेंट का खून पसीना था। जहां यूरोप में कास्ट, क्लास और लीनिएज इंपॉर्टेंट था, अमेरिका में मेरिटोक्रेसी ने रूल किया। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। अमेरिका बना एक मेल्टिंग पॉट जहां टैलेंट ने बॉर्डर नहीं देखा। अब देखिए वर्ल्ड वॉर और अमेरिका का क्या रिश्ता था, चलिए जानते हैं। 1914 में जब यूरोप में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, अमेरिका न्यूट्रल था। लेकिन 1917 में जब यूएस वॉर में एंट्री लेता है तो उसने सिर्फ सोल्जर्स नहीं भेजे, बल्कि आर्म्स, एम्यूनिशन, शिप्स और फूड का बड़ा एक्सपोर्ट किया। जब यूरोप खून बहा रहा था, अमेरिका पैसे कमा रहा था। इस वॉर ने अमेरिका की इंडस्ट्री को रिकॉर्ड स्पीड में काम करना सिखाया। स्टील, ऑयल, मशीनरी सब कुछ बनने लगा। इकोनॉमी बूस्ट हुई और एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लोजन आया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, शिकागो के मीट पैकेजिंग प्लांट्स को टेम्पररी मिलिट्री कैनिंग फैक्ट्रीज में बदल दिया गया। फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने कार फैक्ट्रीज को मिलिट्री ट्रक्स और टैंक्स बनाने के लिए रीडिजाइन किया। फिर आता है 1930 का डिप्रेशन, जिसने यूएस इकोनॉमी को झटका दिया, पर वर्ल्ड वॉर 2 ने अमेरिका को फिर से ऊपर उठने का मौका दिया। 1941 में पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका ने फुल फोर्स से वॉर ज्वाइन किया। रूजवेल्ट ने कहा था, वी मस्ट बी द आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी, और वैसे ही हुआ। फैक्ट्रीज ने टैंक्स, प्लेन्स, शिप्स बनाने स्टार्ट किए। वेपन ने वर्कफोर्स ज्वाइन किया और मिलियंस को जॉब मिली। एग्जांपल के लिए डेट्रॉइट सिटी को आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाने लगा। फोर्ड के विलो रन प्लांट हर आवर में एक नया बॉम्बर एयरक्राफ्ट बना रहा था। यह जंग अमेरिका के लिए एक बैटलफील्ड नहीं, एक बिजनेस फील्ड बन गया था।
वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस ने सिर्फ एक पावरफुल आर्मी खड़ी नहीं की, बल्कि दुनिया की पहली न्यूक्लियर सुपर पावर भी बन गया। थैंक्स टू मैनहट्टन प्रोजेक्ट यूएस नेवी सबसे बड़ी बन गई और एयरफोर्स ने ग्लोबल डोमिनेशन का फाउंडेशन डाल दिया। अमेरिका के पास 1945 के बाद 70% से ज्यादा वर्ल्ड के टोटल वॉरशिप्स थे। जब दुनिया तबाह हो रही थी, अमेरिका अपनी मिलिट्री को ग्लोबल ब्रांड बना रहा था। 1945 तक यूरोप तबाह हो चुका था, जापान हरा दिया गया था और सोवियत यूनियन अपनी इकोनॉमी संभालने में व्यस्त था। इस बीच सिर्फ एक देश बचा जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, मिलिट्री एडवांस्ड और पॉलिटिकली स्टेबल था, और वो देश अमेरिका ही था। वर्ल्ड वॉर अमेरिका के लिए वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी बन गया। अब देखते हैं ग्लोबल ऑर्डर बिल्डिंग और डॉलर डोमिनेंस की कहानी। वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद अमेरिका ने सिर्फ एक कंट्री की तरह नहीं, एक आर्किटेक्ट की तरह काम किया। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब इंस्टीट्यूशंस यूएस की लीडरशिप में बनाए गए और इनका हेडक्वार्टर्स कहां है? तो मोस्टली न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन DC। समझ रहे हो ना गेम? जब दुनिया ने नए रूल्स मांगे, अमेरिका ने पूरा गेम बोर्ड ही खुद डिजाइन कर दिया। 1948 में यूएस ने मार्शल प्लान लॉन्च किया। 16 यूरोपियन कंट्रीज को $12 बिलियन से ज्यादा दिया गया इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, लेकिन इससे यूरोप अमेरिका का लॉयल कंज्यूमर बन गया। अमेरिकन गुड्स, कंपनीज और लाइफस्टाइल एक्सपोर्ट होने लगा। अमेरिका ने यूरोप को रिबिल्ड किया, पर सीमेंट उसकी कंपनी का था। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट से डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से बांधा गया। फिर 1971 में निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया, पर जीनियस मूव ये था कि डॉलर को ऑयल से जोड़ दिया गया और इसी को तो हम पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। हर कंट्री को ऑयल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। डॉलर अब सिर्फ करेंसी नहीं था, दुनिया का कंट्रोल सिस्टम बन गया था। 1945 के बाद जर्मनी, यूके, इंडिया, रशिया, सब जगह से साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स अमेरिका जाने लगे। इमिग्रेशन पॉलिसीज ने बेस्ट टैलेंट को यूएसए की तरफ खींच लिया। नासा में एक्स नाजी साइंटिस्ट, सिलिकॉन वैली में इंडियन CEO, ये सब अमेरिका की सॉफ्ट पावर का प्रूफ है। हॉलीवुड, मैकडोनल्ड्स, जीन्स, जैज, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, ये सुपर पावर के सुपर टूल्स हैं। अमेरिकन ड्रीम दुनिया के यूथ का सपना बन गया। जब USSR मिसाइल्स दिखा रहा था, अमेरिका नेटफ्लिक्स, कोको कोला और हार्वर्ड दिखा रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया 2 ब्लॉक्स में बट गई, कैपिटलिस्ट अमेरिका और कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन। दोनों सुपर पावर्स बन चुके थे, पर एक दूसरे से आइडियोलॉजिकल वॉर छेड़ चुके थे। अमेरिका ने दुनिया के नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को सोवियत आइडियोलॉजी से दूर रखने के लिए डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का यूज किया। ये जंग गोली से नहीं, स्ट्रैटेजी से जीती जा रही थी। 1970 में रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर ने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बनाए। ये एक ऐसे वक्त में था जब चाइना और यूएसए के रिलेशंस खराब थे। अमेरिका ने चाइना को एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। रिजल्ट, 1980 के बाद अमेरिकन कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना शिफ्ट करनी स्टार्ट कर दी, चीप लेबर और मैसिव स्केल के लिए। एक तरफ कोल्ड वॉर चल रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका साइलेंटली अपना फैक्ट्री एम्पायर बना रहा था चाइना में। जहां जरूरत पड़ी वहां अमेरिका ने डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन भी किया। वियतनाम वॉर में कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए पूरा जंगल खरीद लिया। ईरान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को हटा के शाह को लाया। अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करके USSR के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ा। अमेरिका ने जंग नहीं रोकी, बस बैटलफील्ड चेंज कर दिया। अब जानते हैं यूएस के सॉफ्ट पावर का राज। जहां टैंक्स नहीं भेजे, वहां डॉलर्स, हॉलीवुड, स्कॉलरशिप और डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट की गई। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स, पीस क्रॉप्स, वॉइस ऑफ अमेरिका, ये सब यूएस के टूल्स थे दुनिया के माइंड को कैप्चर करने के लिए। कोल्ड वॉर में एक और रेस शुरू की गई थी, स्पेस रेस। और 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने मून पे कदम रखा तो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी वहां पहुंची थी। जब USSR ग्राउंड पे सोच रहा था, अमेरिका मून पे लैंड कर रहा था। नासा, डार्पा, सिलिकॉन वैली, ये सब कोल्ड वॉर के दौरान ही ब्लूम हुआ। इस पीरियड में इंटरनेट, GPS, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे इन्वेंशंस आए जो पहले मिलिट्री के लिए थे लेकिन बाद में दुनिया के लिए। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ये सब 1970 से 90 के बीच में ग्रो किए गए थे। अमेरिका ने सिर्फ वॉर नहीं जीता, उसने इंफॉर्मेशन एज का फाउंडेशन रख दिया। जब बाकी दुनिया साइकिल बना रही थी, अमेरिका ने माइक्रोचिप बना दिया। अब देखते हैं यूएसए के हिपोक्रेसी ऑफ इन्वेजन को। 2001 के बाद जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ तो अमेरिका ने डिक्लेयर किया वॉर ऑन
टेरर। इसके अंडर अफगानिस्तान और इराक इन्वेड किया गया। रीजन क्या दिया गया जानते हैं? तालिबान को खत्म करना, डेमोक्रेसी लाना और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का थ्रेट। पर असली एजेंडा था मिडिल ईस्ट के रिसोर्सेज पे कंट्रोल और जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग। जब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले, किसी की हिम्मत नहीं हुई यूएस को कटघरे में खड़ा करने का। अमेरिका ने इमोशंस और फियर का यूज करके पूरी दुनिया को सपोर्ट करने पे मजबूर कर दिया। सब कंट्रीज ने सपोर्ट किया क्योंकि मीडिया ने अमेरिका का नैरेटिव पुश किया था। CNN, BBC, फॉक्स न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब सिर्फ न्यूज एजेंसी नहीं, ये नैरेटिव्स मशीन बन चुके थे। जो अमेरिका करे वो जस्टिफाइड दिखाया जाता था, जो दूसरे करे वो थ्रेट बन जाता था। मीडिया उनका मिसाइल है जो बिना धमाका के देश हिला सकता है। जब इराक इन्वेड किया गया तब मीडिया ने कंटिन्यूअसली लोगों को ये बताया कि सद्दाम हुसैन के पास डेंजरस वेपन्स हैं, जबकि बाद में कुछ नहीं मिला। फिर उन मीडिया को किसी ने रिस्पॉन्सिबल ठहराने की हिम्मत नहीं की। अब देखिए यूएसए के कुछ ग्लोबल कंट्रोल टूल्स जैसे सैंक्शंस, इंडेक्सेस और इंस्टीट्यूशंस। सैंक्शंस से अमेरिका किसी भी कंट्री को फाइनेंशियली क्रिपल कर सकता है। ईरान, क्यूबा, रशिया, वेनेजुएला सबको टारगेट किया गया। मिलिट्री थ्रेट, 750 प्लस मिलिट्री बेसिस वर्ल्ड वाइड थे जो छोटी छोटी कंट्रीज के लिए कांस्टेंट फियर के रीजन बनती हैं। ग्लोबल इंडेक्सेस, डेमोक्रेसी इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, सब कुछ इनडायरेक्टली यूएस से इन्फ्लुएंस में रहते हैं। जिस कंट्री को प्रेशर देना हो उसकी रेटिंग गिरा दो। डॉलर प्रेशर, आपको तो ये याद होगा कि जब ब्रिक्स ने अल्टरनेटिव करेंसी की बात की तो यूएस ने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। डॉलर की मोनोपोली तोड़ने की कोशिश अमेरिका टॉलरेट नहीं कर सकता है। डॉलर उनका डॉलर नहीं, दुनिया का कॉलर बन गया है। अब देखिए अमेरिका का पैराडॉक्स, सबसे ज्यादा कर्ज में है फिर भी सुपर पावर है। आज अमेरिका के ऊपर 34 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है, फिर भी दुनिया उस पर इन्वेस्ट करता है क्योंकि डॉलर रिजर्व करेंसी है, मिलिट्री अनमैच्ड है और इंस्टीट्यूशंस पावरफुल है। अमेरिका कर्ज में है पर दुनिया उसी पे इन्वेस्ट करता है। अब देखिए यूएसए ने वर्ल्ड को अपनी तरफ खींचने के लिए कैसे डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया। यूएसएसआर को तोड़ने के लिए चाइना का यूज किया। अब चाइना को रोकने के लिए इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। इंडिया को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को वेपन और एड देता है। ये एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है जहां अमेरिका हर मूव कैलकुलेट करता है। अमेरिका कभी दोस्ती में फायदा दिखाता है, कभी दुश्मनी में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अमेरिका के पावर का सीक्रेट जानते हैं क्या है? फॉरेन पॉलिसी क्लियर और कंसिस्टेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी ग्लोबल विजन के साथ, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस, चाहे डेमोक्रेट आए या रिपब्लिकन, ग्लोबल पॉलिसी लगभग सेम ही रहती है। इंडिया का क्या? इंडिया कहां गलती कर रहा है? इंडिया रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी में अटका हुआ है। इनोवेशन और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कम है। स्ट्रेटजिक क्लैरिटी की कमी है, कभी चाइना के साथ कभी यूएसए के साथ। आपको क्या लगता है हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म या लॉन्ग टर्म विजन की कमी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज चाइना हर फ्रंट पे अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, चाहे इकोनॉमी हो, मिलिट्री में एक्सपेंडिचर हो, मार्केट को इन्फ्लुएंस करके करेंसी स्ट्रॉन्ग करना हो या टेक्नोलॉजी में यूएस को टक्कर देना हो। सब फील्ड में चैलेंज कर रहा है चाइना और हम वोट बैंक पॉलिटिक्स में बटे हुए हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, इंडिया को थर्ड पोल बनाना चाहिए या अमेरिका चाइना में से किसी एक कैंप में जाना